क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। राष्ट्र की आन जिसपे, धर्म का सम्मान जिसपे, संस्कृति की शान जिसपे, देशभक्ति का भान जिसमें, समसामयिक मुद्दों का ज्ञान जिसमें, जानकर रहते हैं दूसरे मीडिया अनजान जिससे, इन्हीं मुद्दों को देगा सुदर्शन न्यूज अपनी बुलंद आवाज। मगर सच्चाई इसी फुटपाथ पे आपको दिख जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब कुछ नहीं रहेगा शेष। देखिए सुदर्शन विशेष। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास हैं, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़, बेखौफ होकर मुंह तो खोल, बिंदास बोल। हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। सपने तो हर कोई देखता है, मगर सिर्फ अपने लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपने देखते हैं दूसरों के लिए। ऐसे ही कुछ खास शख्सियतों के जीवन से हम कराते हैं आपको रूबरू अपने खास कार्यक्रम में। देखिए व्यक्तित्व हर शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में, जिसमें हम लेकर आते हैं कोई ऐसा विषय जिसके बारे में आप थोड़ा या ज्यादा जानते हैं लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती। वो सरोकार जो हमारे और आपके हैं, जो निहायत जरूरी हैं, निहायत अहम हैं, हम वही उठाते हैं अपने इस कार्यक्रम सुदर्शन विशेष में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरे की। जी हां, ई कचरा पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये ऐसी चीज है जिससे हम कैसे निजात पाएं, इसके लिए ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ ठोस हो नहीं पाया है, खासकर भारत जैसे देश में, खासकर विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में। और ये हमारे देश में एक बहुत तेजी से बढ़ती जा रही समस्या है। कैसे इससे छुटकारा पाएं, ये समस्या है क्या, इस समस्या के कारण क्या हैं, इस समस्या की जड़ में क्या चीजें हैं, आज अपने इस कार्यक्रम में और आने वाले सुदर्शन विशेष के अंकों में हम इन्हीं बातों पर, इन्हीं विषयों पर गहरा मंथन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम हल तक पहुंचे। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। आज जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, वहाँ निश्चित तौर पर हमने अपने लिए कई सुविधाएं जुटा ली हैं। जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों ने हमारे घर में जगह बना ली है, वहीं करोड़ों मोबाइल से अपनों के करीब हो गए हैं। मगर इन सब उपलब्धियों के बीच एक मौन मगर गंभीर समस्या के जाल में हम फंसते जा रहे हैं। मौन समस्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समस्या के विकराल रूप से हम अभी अनजान हैं।
आज जिस रफ्तार से ये समस्या आकार ले रही है वह 2025 तक देश की प्रमुख समस्या बन जाएगी। अच्छी बात है कि कंप्यूटर ने कागजी काम से राहत दी है, बड़ी और मोटी फाइलों से निजात दिलाई है, लेकिन अगर कंप्यूटर का ये लुभावना पहलू है तो इसका एक खेदजनक पहलू भी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो केवल भारत में 2020 तक खराब कंप्यूटरों से कबाड़ 2007 के स्तर से 500 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। बिजली से चलने वाले खराब उपकरणों से जमा होने वाले कबाड़ के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा। इसमें कंप्यूटर के अलावा टेलीविजन, फ्रिज, प्रिंटर, टेलीफोन और कई घरेलू उपकरण शामिल हैं। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि ई वेस्ट यानी कि ई कचरा कहते किसको है। ये वो चीज है जिससे अब हमारी जिंदगी अछूती नहीं रह सकती। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स और इस तरह से जुड़ी तमाम चीजें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिनसे अब हम दूर नहीं रह सकते, इनका वेस्ट ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट कहा जाता है। और ये हैजार्डस है, ये नुकसानदायक है, ये खतरनाक है। मानव शरीर के लिए, मानव अंगों के लिए कई प्रकार से खतरनाक है। किस तरह से खतरनाक है पहले तो यही समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आपको यह बता दिया कि यह होता क्या है। हमारे साथ हैं इस वक्त अंकिता टॉक्सिक लिंक एक संस्थान है जो कि इस दिशा में काम कर रहा है, उससे जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रोग्राम ऑफिसर है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। अंकिता, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या है इससे, समस्या क्या है ह्यूमन बॉडी को, किस तरह से नुकसानदायक है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? अंकिता, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ दिक्कत ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणें होती हैं उनमें काफ़ी मात्रा में जहरीली पदार्थें डाली जाती हैं। जैसे आप हैवी मेटल्स ले लें, लेड ले लें, मर्करी ले लें, कैडमियम ले लें, क्रोमियम ले लें, इनकी मात्राएं काफ़ी होती हैं। बट हमारी ई वेस्ट से दिक्कत यह है कि जब तक इसको खोला ना जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोबाइल अपना ऐसे ही इस्तेमाल करें, लैपटॉप ऐसे ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही ये चीजें खुल जाती हैं, जैसे हमें पता है इंडिया में मैक्सिमम ये इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है, जब ये खुलती हैं तो ये पदार्थें बाहर आ जाती हैं। ये हैवी मेटल्स जो हैं इन या तो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में ये बाहर आ जाती हैं। जब ये बाहर आ जाती हैं तो हमें तो पता है अब मिट्टी में घुसेंगी तो वहीं तो रहेंगी नहीं, अब सब्जियां वब्जियां उगती वहीं हैं। वैसे ही जब हवा में जाती हैं तो फैलती हैं। तो यही चीजें अब जो वर्कर्स होते हैं वो तो इमीडिएटली वहीं काम कर रहे हैं तो वो उसको अंदर लेते हैं। वैसे ही ये जब हवाएं आगे फैलती हैं तो लोग भी इसको अंदर लेते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स हैं इनडायरेक्टली आपके सिस्टम में जाती हैं और जाती है तो इसको ब्रेन, लंग्स, हर चीजों को इफेक्ट करती हैं। सो यही बेसिक दिक्कत है ई वेस्ट के साथ। तो समस्या ये है कि क्या इससे बचने का, अंकिता, हमारे पास कोई तरीका है? क्योंकि ये वेस्ट तो निकलेगा जब हम तरक्की करेंगे, जब हम अपने आप को विकसित बनाएंगे तो उतना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखिए कि पेपरलेस चीज़ें, पेपरलेस ऑफिसेस की बात हो रही है जहाँ पे पेपर का इस्तेमाल ना हो, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एकमात्र विकल्प है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एकमात्र विकल्प है तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होंगे, उनकी उम्र पूरी होगी और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आएगा ही आएगा और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जाएगा, ये भी तय है। तो तरीका क्या है कि हम इससे बचें या इससे निजात पाएं? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें लोगों में ये अवेयरनेस डालने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम है कि पब्लिक अवेयर नहीं है। जैसे अभी 2011 में ई वेस्ट रूल्स आए हैं, पर आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोगों को ये बात पता नहीं है। तो द ओनली थिंग जो हम कर सकते हैं इस टाइम, हमें पता है कि कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा, तो जो सबसे सही तरीका इसका ये है कि हम इसको अच्छे से ज्यादा तरीके से इसको मैनेज करें। सो ई वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको या तो जो प्रोड्यूसर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं उसको दें, हम रूल्स के बारे में आगे बात कर सकते हैं डिटेल्स में, या जो ऑथराइज रिसाइकलर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट अराउंड 77 रिसाइकलर्स को ऑलरेडी परमिट दे चुकी है। जो कहाँ पे है ये रिसाइकलर्स? ये जो रिसाइकलर्स है ऑल ओवर इंडिया में है। मैक्सिमम ये साउथ इंडिया में है, फैले हुए हैं। आप अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी 2-3 यूनिट्स हैं, यूपी में यूनिट्स हैं काफी सारी, बैंगलोर में काफी सारी यूनिट्स है, तमिलनाडु में काफी सारी यूनिट्स हैं।
तो अभी करंट जो स्टेटस है तो 77 ई वेस्ट रिसाइकलर्स को ऑलरेडी मिल चुकी है ऑथराइजेशन। ठीक है। सो बेस्ट तरीका तो उनको देना होता है। दूसरा, अब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का बेस्ट तरीका ये है कि वो मैन्युफैक्चरर को वापस दें, बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि आप मैन्युफैक्चरर्स को वापस देंगे वेस्ट। तो ये तरीका है, मतलब रिसाइकलर्स को एक्शन में लाकर हम इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख तरीके क्या हैं? ये तो रिसाइकलर्स के पास जाना, अभी आपने बताया पूरे भारत में 77 लोगों को परमिट लाइसेंस दिया गया है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये ई वेस्ट होगा भी और वहां पर ये रिसाइकलर्स मौजूद नहीं होंगे, वहां पर क्या किया जाए? आप लोग सबने हमने ये 3R प्रिंसिपल पढ़ा होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बट लोग सोचते हैं ये जो 3 R's हैं ये सिर्फ किताबों में ही लिखी गई हैं, इसका पता नहीं कोई यूज है या नहीं, जीवन में कोई उपयोग बट अगर आप सही वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करें तो काफी हद तक कर सकते हैं। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, नया फोन आया, वो क्या करते हैं, पुराने फोन को फेंको, नया फोन लो। वो ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये वेस्ट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका होता है इज रिड्यूस योर वेस्ट, मतलब कम से कम अपनी चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा दिन इस्तेमाल कर सके उतने दिन इस्तेमाल करें। और अगर आपका जो कोई सामान है आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको नई चीजें खरीदनी ही खरीदनी है, गो फॉर रीयूज या रिसाइकल। मतलब या तो आप किसी को चैरिटी में दे दें या किसी गरीब को दान दे दें, और अगर वो भी नहीं करना चाहते आप तो रिसाइकल में बिलीव करें। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको तरीका बताया, या तो प्रोड्यूसर को दे या उसको ऑथराइज रिसाइकल। चलिए, एक तरीका आपने बताया कि कम से कम जो है उसको फेंका जाए, उसको वेस्ट बनाया जाए, यही एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, खासकर उन जगहों पे जहां पर ये रिसाइकलर्स मौजूद नहीं है। और चैरिटी भी एक तरीका हो सकता है। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं ताकि इस विषय को और आपके सामने स्पष्ट किया जा सके। विश्व भर से 4 करोड़ टन ई वेस्ट पैदा होता है। खतरा इससे तब पैदा होता है जब कूड़े का हिस्सा बने इन खराब उपकरणों को जलाकर सोना और तांबा जैसी कीमती धातुएं बरामद करने की कोशिश की जाती है। अमेरिका के बाद चीन में सबसे ज्यादा ई वेस्ट निकलता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के हिसाब से चीन के अलावा भारत, ब्राजील, मेक्सिको और कई और देशों में ई वेस्ट की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर इसे कूड़ा जमा करने वालों के हवाले किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना 30 लाख टन ई वेस्ट अमेरिका में पैदा होता है। दूसरे स्थान पर 23 लाख टन के साथ चीन है। कंप्यूटर ही नहीं, सेलफोन का भी ई वेस्ट में बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर ही नहीं, सेलफोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन सेट्स और इसके अलावा तमाम चीजें। हमने आपको बताया कि अमेरिका में 30 लाख टन प्रति वर्ष ई वेस्ट पैदा होता है। दूसरे नंबर पर चीन है और इसके बाद भी कई देश हैं। चीन के अलावा भारत है, ब्राजील है, मैक्सिको है। ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ई वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अंकिता, निश्चित रूप से आपका संस्थान अध्ययन भी कर रहा होगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा है ये ई वेस्ट, वहां पर क्या करते हैं, क्या तरीका है उनका इससे निजात पाने का, इससे बच निकलने का? वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास तरीके होंगे इसको रिसाइकिल करने का। बट जो रिसाइकलिंग का जो आप बोल सकते हैं जो कॉस्ट होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज में, वो काफी ज्यादा होता है जी। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इनको तो लगता है जैसे इंडिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन हमें जैसे आपको पता है इंडिया में कोई भी रूल हो उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक है। वैसे ही यूएस वगैरह हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज हुआ, उनको लगता है रिसाइकलिंग करने में जितनी पैसे लगेंगे उससे बेहतर है इन डेवलप्ड कंट्रीज में इंपोर्ट कर दे रीयूज के नाम पे। सो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ये शिप भर भर के इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप करती हैं। तो वो तो ये कह के देती हैं कि हम रीयूज के पर्पज से दे रहे हैं, बट इंडिया में एक्चुअली उन्होंने इसको, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को सिंपल वर्ड्स में डंप यार्ड बना दिया है।
बस और यही ये देश खुद ही इनको पता नहीं है कि हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारी जमीन को डंप यार्ड बनाया जा रहा है और यहाँ पे कचरा भेजा जा रहा है किसी न किसी तरीके से, और इस खतरे से अनजान है। अनजान तो कोई नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अनजान नहीं है, बस आग बंद करके हैं। पूरी जो गवर्नमेंट है अपनी, सबने आग बंद कर लिया है। सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं कि हमारे इंपोर्ट लॉज इतने स्ट्रांग हैं, बट कुछ नहीं है। इतने भर भर के शिप्स आते हैं, एक शिप चेक कर लोगे, 2 शिप चेक कर लोगे, बट बाकी सारी शिप्स अंदर आ जाती हैं। और द प्रॉब्लम वो नहीं है, एक बार तो अंदर आ गई रीयूज के नाम पे, चलो अंदर तो आ गई, हमने कहा कि चलो ये कंप्यूटर काम कर रहे हैं, अंदर आ गई, पर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू उसके बाद होती है। इंस्टेड ऑफ कि ये रीयूज में एक्चुअली जाएं, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये वहां पोर्ट से ही उनको अपने अपने सेक्टर में ले जाती हैं। सो मेन दिक्कत ही यहाँ है कि हमारे इंडिया में रूल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत स्ट्रांग रूल्स हैं, काफी अच्छे रूल्स भी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। चलिए, ये तो वही वाली बात हुई जो ये कहा जाता है कि देश में कानून बहुत अच्छे हैं लेकिन पुलिस उन्हें ठीक से लागू नहीं करती और इस वजह से अपराध होते हैं। बहरहाल क्या हम लोग ये सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं? क्या सरकारी जो महकमा है वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना उसे देना चाहिए, और इस लापरवाही से हम रोज रोज एक बड़े खतरे, एक विभीषिका की ओर बढ़ रहे हैं? बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारी फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे, ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए है। गाय ही एक ऐसा पशु है जो केवल ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। तो बड़े खूबी से विकसित देश ई कचरे को डंप करने के लिए विकासशील देशों की ओर भेज देते हैं और वो ई कचरा हमारे देश में आता है और हम इन तमाम खतरों से अनजान, खासकर साधारण लोग इसे हाथों हाथ लेते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इससे हम तमाम तरह की बीमारियों को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। आलोक हमारे सहयोगी जिन्होंने इन रिपोर्ट्स को बनाया है, हमारे साथ स्टूडियो में है। आलोक, क्या की फीचर्स देखे आपने भारत में ई डंपिंग के, ई वेस्ट डंपिंग के? जी देव, सबसे पहले मैं बता दूं कि ई कचरा जो इतना हार्मफुल है हमारे लिए, लोग अवेयर नहीं है। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, मोबाइल फोन्स हम चेंज करते हैं लेकिन भूल जाते हैं उसे उस कंपनी को रिसाइकिल के लिए देना। तो ऐसे ही तमाम, मैं आपको बता दूं कि 2011 में भारत सरकार ने एक रूल्स भी बनाया था कि जिस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे उसे ही जिम्मा होगा उसे जो है डंप करवाने का या रिसाइकल करवाने का। लेकिन हमारे देश में कानून तो बन गए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यही बात अभी और जी और मैं आपको बता दूं कि लगभग 45% जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है जापान से आता है। तो ये होना चाहिए, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए कि जापान जो है उस जो ई वेस्ट होता है, अपने प्रोडक्ट का जो ई वेस्ट है उसे रिसाइकल करे, ले जाए यहाँ से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा जापान खुद हमारे देश में अपने
देश को डंप करने का साधन जापान ने बनाया है। तो ऐसे ही तमाम जो है, सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आज आप कहीं भी जाइए, लगभग 85 करोड़ मोबाइल यूजर हैं लगभग अभी कंट्री में पूरे भारत। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, लोग मोबाइल्स खरीद लेते हैं और जो चाइनीज माल आ रहा है, जो चाइनीज मोबाइल्स आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, वो इतना सस्ता होता है कि आम लोगों के पहुंच में आम लोगों को भी आसानी से आम लोग खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन जो है, चाइना मेड जो मोबाइल फोन है वो 600 से 700 रुपए में मिल जाता है, लेकिन उसमें इतने हार्मफुल, अगर उसे जब वो खराब हो जाता है, जब ई वेस्ट बनता है उसका, सबसे ज्यादा ये पाया गया है कि जो चाइनीज माल है, जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे जो भी हो, खिलौने के शेप में आप ये देख सकते हैं कि 10 रुपए में एक चाइनीज खिलौना मिल जाएगा आपको, अगर मार्केट में आप सर्च करते हैं। तो उस तादाद में जो ई वेस्ट बनता है वो आज बहुत ज्यादा बन रहा है, और ये चाहिए सरकार को अब कोई ना कोई कड़े कदम उठाने प्रबंधन नहीं है, बहुत बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं तो आने वाले दिनों में ये तय है कि हमारा जो देश है वो कूड़े के ढेर पे खराब मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर कहीं ये मुल्क ना बन जाए, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको। यूरोप और अमेरिका की तरह अब भारत भी ई वेस्ट की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों ने अपने ई वेस्ट को भारत में डंप करने का अड्डा बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत में ई वेस्ट की समस्या से निपटने का कोई सशक्त प्रबंधन नहीं है। सरकार ने अनियोजित और अव्यवस्थित तरीके से होने वाली रिसाइकलिंग को गलत ठहरा दिया है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। अनियोजित अव्यवस्थित तरीके से होने वाली रिसाइकलिंग पर रोक नहीं लग पाई है। हर साल भारत में 3,50,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा हो जाता है और 50,000 टन इंपोर्ट होता है। ई वेस्ट का आयात गैर कानूनी है, इसलिए ये स्क्रैप, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एवं अन्य चीजों के रूप में भारत में आता है। ये सारा ई वेस्ट हमारे देश में एकत्र हो जाता है। देश के अनियोजित क्षेत्र द्वारा इस ई वेस्ट का 90% हिस्सा रिसाइकिल कर दिया जाता है, लेकिन अनियोजित तरीके से रिसाइकिल करना काफी नुकसानदायक है। भारतवर्ष में 2007 में लगभग 3,30,000 टन ई वेस्ट एकत्र हुआ था। ये लगभग 110 मिलियन लैपटॉप के बराबर है। आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो 3,50,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर साल हिंदुस्तान में जमा हो जाता है, जिससे निपटने के लिए हमारे पास कोई ठोस रणनीति दिखती नहीं। हाँ, कानून जरूर बन गया है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 2011 में, लेकिन वो लागू होने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या अंकिता, इसका मतलब ये समझा जाए कि हमारी गवर्नमेंट जो है, जो डेवलपमेंट की बात करती है, उसको बैक करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट का जो साइड इफेक्ट है उसको हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, और शायद उस बारे में सोचती भी नहीं है और पॉलिसी भी फ्रेम नहीं करती? बात आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं। थिंग इज वो, जैसे आपको पता है इंडिया में क्या मेन दिक्कत है कि हर चीज के लिए वो कानून तो बना देती है, बट हमारा जो इंडिया है वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वीक है। हम लोग का मेन फोकस जो अब होना चाहिए कि रूल्स पे रूल्स बनाने के अलावा उनको ये फोकस करना चाहिए कि किस तरह से कानून को लागू करने के लिए एफर्ट किया जाए। क्योंकि रूल्स बनाने से, रूल्स तो कितने ही बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आप इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करोगे तो उसका मेन जो आपका फोकस एरिया है वो ही खत्म हो गया। तो जैसे अब ई वेस्ट में भी यही हो रहा है कि 2 साल हो गए रूल्स आए हुए, जबकि ये जो रूल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो इतने लाख जो क्या अथॉरिटीज के पार्ट पर दिक्कत देख रही है आप? एक्चुअली अथॉरिटीज के पार्ट पे भी दिक्कत है। एक्चुअली जब रूल्स बनते हैं इसके काफी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो हम सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर जो अथॉरिटी है उन पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग रोल होता है। बट हाँ, जो रूल्स है, स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स की बात करूं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं।
तो अभी हम जो प्रेजेंटली जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली अथॉरिटीज, उनको स्पेशली जब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, उनको भी ये रूल्स अच्छे से समझ में नहीं आए हैं। तो अभी एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ भी दिक्कत होती है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पता ही नहीं है कि रूल्स के अकॉर्डिंग उनको करना क्या है। सो जो गवर्नमेंट है, जो आप बात करो मिनिस्ट्री हुआ या कोई भी हुआ, उनको क्या करना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ट्रेनिंग करने के लिए कुछ ऐसे साधन बनाने चाहिए। वो कैसे होगा अंकिता? अभी एक बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट आई थी कि देश के तमाम जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमने उस पर कार्यक्रम भी किया, हमने उस पर डिबेट भी की थी, उसमें ज्यादातर जो उनके प्रमुख हैं उनके पास पूरी शिक्षा दीक्षा का अभाव है और वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, उनके चेयरमैन या इस तरह के लोग। खासकर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में कोई 10वीं पास है या किसी क्वालिफिकेशन और भी कम है, और जाहिर सी बात है जब उनके पास जानकारी नहीं है, जब वो ट्रेंड नहीं है, तो वो इन कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को समझेंगे ही कैसे? हम लोग जैसे संस्था है, हम लोग का मेन फोकस ही यही रहता है कि हम इन स्टेक होल्डर्स के साथ काफी हद तक काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था, जो स्पेसिफिकली ई वेस्ट रूल को समझाने का काम करते हैं। हमारी बेसिकली ई वेस्ट रूल में दिक्कत ये आ रही है कि हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रूल्स है वो काफी क्लियर नहीं भी हैं, तो सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो अगर आप मेरी तरफ से मेरा व्यू मांगे तो हम अपने लेवल पे काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, काफी क्लोज एसोसिएशन में। बट जब तक अथॉरिटीज का खुद का मन नहीं होगा तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ओनली थिंग इज वी कैन पुट प्रेशर। हमको कोशिश करनी होगी। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्था काम ही इस पे करती है, तो मेन फोकस हमारा यही है और हमारी कोशिश जारी रहेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और so बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद आलोक इन रिपोर्ट्स पर तैयारी करने के लिए। 2011 में जो रूल्स फ्रेम हुए हैं, जो नियम बने हैं ई वेस्ट के संबंध में, उस पर कल के अंक में हम आपको बताएंगे कि वो रूल्स क्या हैं और क्यों स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को इसके अलग अलग व्याख्यान समझ में आ रहे हैं, जबकि उनको बहुत आसानी से अब तक इन बातों को समझकर इसको लागू करना शुरू कर देना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे जवाब मांगेंगे, और अगर आइंदा वो आगे ऐसा करने की योजना बनाते हैं तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, हम कैसे जागरूक हो सकते हैं, इस पर भी हम कल बात करेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल जय हिंद। रफ्तार के दौर में रख न जाए कोई खबर, दूसरे देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। थ्रिल पावर को कई दुर्लभ जड़ी बूटियों जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, आंवला, जायफल, शतावरी जैसे तत्वों से तैयार किया गया है। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टाइम, थ्रिल पावर सिर्फ 1999 रुपए में। इसके साथ हम आपको देते हैं थ्रिल पावर मसाज ऑयल बिल्कुल फ्री। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे।
राष्ट्र की आन जिसपे, धर्म का सम्मान जिसपे, संस्कृति की शान जिसपे,